अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च में रहते हुए लिनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ग्राफिकली मेथड में क्या ड्रॉबैक था और फिर हम इसको अलजेब्राइक मेथड पे किस तरह लेके आएंगे। सबसे पहले देखें, मैंने ऑपरेशनल रिसर्च में हम लिनियर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया हुआ था। हमने लिनियर प्रोग्रामिंग को अब लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हमारे पास आया करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आया करेंगे। ये प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी और रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी। और ये हमने 10-12 अंडरस्टैंड की थी और मैंने आपको बताया था ये कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हमारा वीडियो लेक्चर बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम से हम डेवलप करते थे, डेवलपिंग मैथमेटिकली मॉडल्स, मैथमेटिकली मॉडल्स। इसको लीनियर प्रोग्रामिंग में LP मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में इसको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल भी कहा जाता है। यानी कि स्टेटमेंट वाला जो प्रॉब्लम होगा उसको हम मैथमेटिक्स में लेके आएंगे। इसमें तीन चीज़ें होंगी। क्या? डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स। नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रेंट्स। डिसीजन वेरिएबल्स यानी कि जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, डिसाइड करनी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे, इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमने डिटेल से सीखी हैं कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं। अब फिर हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल होते हैं और वहाँ से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि अब हम यहाँ पे फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख देंगे कि हमारा मेन टास्क क्या होगा कि इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वन ऑफ द बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हुए, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये मैथमेटिक्स की चीज़ है। यहाँ से जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमने ग्राफिकली मेथड पढ़ा, ग्राफिकल मेथड। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्राफिकली मेथड में कौन से ड्रॉबैक्स थे कि जिनकी मदद से हम आज जो है वो नेक्स्ट अलजेब्राइक मेथड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड का आपको थोड़ा सा बता दूं। ग्राफिकल मेथड अगर तो ग्राफिकल मेथड अगर तो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास दो हों। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो कितने हों? दो हों। दो डिसीजन वेरिएबल्स हो, फर्ज किया मैं उसको नाम दे देता हूँ x1 और x2 का। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा? z इज इक्वल टू x1 और प्लस x2। ये खाली जगह छोड़िए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, और फिर इस हिसाब से कंस्ट्रेंट भी बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। अब अगर आप देखें तो कंस्ट्रेंट्स भी दो वेरिएबल्स में होंगे क्योंकि दो डिसीजन वेरिएबल्स है। तो इनके कंस्ट्रेंट जो है वो प्लेन में ड्रा होंगे, यानी कि ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास x2। इस प्लेन के अंदर सारा जो है वो कंस्ट्रेंट्स पे काम किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z हमारे पास आंसर देता है, तो ये वाला काम 3 डिमेंशन में चला जाएगा, 3D में, यानी कि ये स्पेस में चला जाएगा। तो हम स्पेस में z का ग्राफ जो है वो पेज पे इतना आसानी से नहीं देख सकते। तो फिर भी हम दो डिसीजन वेरिएबल्स के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लेते थे क्योंकि कंस्ट्रेंट्स को हम 2 डिमेंशन में देख लेते थे। लेकिन अगर डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास तीन हो जाए, यानी कि x1, x2, x3, तीन डिसीजन वेरिएबल्स हो जाए, तो z को लिखा जाएगा इन तीन वेरिएबल्स की सम में। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे जो कि x1, x2, x3 में होंगे। अब ये देखें कि कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 3 डिमेंशन में हो गए
और इन कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे ड्रा करना, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पे ड्रा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि थ्री डिमेंशन में रहते हुए इनको ड्रा करना, इनके रीजन्स बनाना, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये वाली चीज़ तो फोर्थ डिमेंशन में चली गई, ये वाली चीज़ तो फोर्थ डिमेंशन में जी को देखना, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जब डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो 4 हो जाएंगे, यानी कि x1, x2, x3 और x4, उस वक़्त जी को इन 4 की टर्म में लिखा जाएगा। कंस्ट्रेंट 4 डिमेंशन में चले गए और जी जो है वो हमारे पास यानी कि इनको मिला के 5 डिमेंशन में आ गया। तो ये भी ग्राफिकल मेथड के ज़रिए पॉसिबल है नहीं है, यानी कि पेज पे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब ये देखें कितनी डिमेंशन में चला गया, 5 डिमेंशन में ये और 4 डिमेंशन में ये। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ के आए थे, कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब 4 डिमेंशन आ जाती है ना, जब हमारे पास फंक्शन में 4 डिमेंशन आ जाती है, तो 4 डिमेंशन को तो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो फिर हम डोमेन और रेंज वाला जो है वो रीजन ही अलग अलग बना लेते थे, यानी कि उसमें जी प्लेन और डब्ल्यू प्लेन कर लेते थे, जी प्लेन और डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, डब्ल्यू प्लेन। तो इस लिहाज से भी यानी कि ये वाले रीजन ड्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं इसको ग्राफिकली देख सकते पेज के ऊपर। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ग्राफिकली मेथड को हमने अलजेब्राइक यानी कि मैथमेटिकली एनालिटिकली लेके आने की कोशिश की। ठीक है, ग्राफिकली अप्रोच के अलावा दूसरा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकली चीज़ लिखी हुई है, अलजेब्राइकली एनालिटिकली, और ये हमारे पास ग्राफिकली अप्रोच है। तो हम ग्राफिकली की बजाय अब एनालिटिकल अप्रोच देखने लगे हैं, यानी कि अलजेब्राइक इसकी ट्रांजिशन देखने लगे हैं। अच्छा, ग्राफिकली मेथड जब हमने 2 डिमेंशन में किया था, यानी कि ये वाला जब हमने किया था, जब 2 डिसीजन वेरिएबल्स थे, तो यहाँ पे हमें एक बड़ी मज़े की बात पता चली, जो कि हम पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करके आए, कि जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, जिसको हमने फाइंड करना है, जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करता है। किन पे? कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करता है। तो अगर मुझे कंस्ट्रेंट्स के कॉर्नर पॉइंट्स का पता चल गया, तो वहाँ से मैं फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो अब सारा काम किस पे होने लगा है? कॉर्नर पॉइंट्स पे, कि हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर सकें। ठीक है, अब सारा काम किस पे हम करने लगे हैं? कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने से पहले मैं आपको सिखाने लगा हूँ क्या, कि कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में कैसे लेके आना है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होते थे? इनइक्वेशंस होती थी, इनइक्वालिटीज होती थी ना। अब हम सीखने लगे हैं कि इनइक्वालिटीज को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लेके आना है। ठीक है, फर्ज किया है मैं आपको कहता हूं कि दो लोगों ने कुछ पैसे खर्च करने हैं, कि वो पैसे जो हैं वो यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। दो लोगों ने कुछ पैसे खर्च करने हैं, कि वो पैसे जो है वो 18 रुपीज़ से कम आए। यानी कि दो लोगों ने पैसे खर्च, वो 1 भी कर सकते हैं, यानी कि 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यानी कि इस तरह कोई भी एग्जांपल लें। तो अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ जो भी आंसर आएगा, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो आंसर आएगा जो कि हम खर्च करेंगे। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जितना हमारे पास पैसा अवेलेबल है, 18 से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। और ये कितना है? जितना हम करेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 रुपये हमने खर्च किए, जबकि हमारे पास टोटल कितने थे? 18 रुपये। तो हमारे पास बाकी स्लैक में अनयूज्ड चीज़ यहाँ पे आएगी, यानी कि अब देखें ये लेस देन है। ठीक है, यानी कि ये हमने खर्च किए, टोटल हमारे पास अवेलेबल 18 थे। अब यहाँ पे अगर मैं इस वाली चीज़ को इसके इक्वल लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अनयूज्ड पैसे भी आएंगे। अनयूज्ड बाकी कितने बचेंगे? 12। ये वो है जो हमने खर्च किए, अवेलेबल इतने थे। अनयूज्ड या स्लैक हमारे पास कितने आ गए? ये 12 आ गए। ये स्लैक कितने आ गए? 12। तो इस वाली वैल्यू को हम एक वेरिएबल में लेके आएंगे, जिसको स्लैक वेरिएबल का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने एक पीछे आपको लेक्चर करवाया था, उसमें एक एग्जाम्पल थी जिसको मैंने ख़ास एग्जाम्पल नंबर 1 का नाम दिया था, और मैंने कहा था कि यही एग्जाम्पल हम बार बार लेकर चलेंगे। ठीक है, उस एग्जाम्पल में कंस्ट्रेंट था, यानी कि अगर मैं कहूँ 6x1 प्लस 4x2 लेस देन आर इक्वल टू 24 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे, और टोटल अवेलेबल ये वाली चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये मैं लेस देन आर इक्वल टू को इक्वल टू में लेके आना चाहूँ, यानी कि 6x1 प्लस 4x2 को
अगर मैं इक्वल टू 24 लेके आना चाहूँ तो यहाँ पे कोई अनयूज्ड क्वांटिटी भी होगी जिसको मैं वेरिएबल S1 का नाम दे देता हूँ, और ये पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और इस वेरिएबल को एक ख़ास वेरिएबल का नाम दिया जाता है जो कि है स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, ठीक है, जो कि है कितना, स्लैक वेरिएबल। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये हमारे पास इस तरह होता 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ठीक है, 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, तो इसका मतलब क्या था कि जो हमने मिकदार खर्च करनी है, जो हमने मिकदार खर्च करनी है वो 18 या 18 से ज़्यादा हो। तो फ़र्ज़ किया मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 11 कर लेता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा ना। तो 22 जो हमने खर्च किया वो किससे ज़्यादा है, इक्वल है 18 से। अगर मैं 22 को 18 के इक्वल लेके आना चाहता हूँ, 22 को 18 के इक्वल, तो यहाँ से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये ज़्यादा मिकदार है जो मैंने इससे ज़्यादा खर्च कर ली, ठीक है। फिर इसको सरप्लस का नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, सरप्लस का। यानी कि अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल आ जाए, अगर हमारे पास कोई आ जाए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि अगर x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 800 लिखा हुआ है, तो ये मतलब है कि मैंने जो यूज़ करनी है वो कम से कम 800 हो, 800 भी हो सकती है, 800 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि अगर मैंने इसको इस वाली मिकदार के इक्वल लेके आना है तो एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी ताकि ये इसके बराबर आ सके। तो मैं यहाँ पे -S2 कर दूंगा, या यहाँ भी आप -S1 का ही नाम दे दें, तो इसको नाम देते हैं सरप्लस वेरिएबल का, सरप्लस वेरिएबल का, ठीक है। या सिंपली आप ये कह लें कि, और यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, -4 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है, ये देखें, ये वाली वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगी, यानी कि यहाँ पे जो S2 यूज़ किया है ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा। नेगेटिव साइन हम साथ लगाएंगे, ये नहीं कभी भी नेगेटिव हो सकता, ठीक है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, हमेशा नॉन नेगेटिव हुआ करेंगे, ठीक हो गया। अगर लेस देन आर इक्वल टू होगा तो हम प्लस S1 किया करेंगे, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा हम कुछ माइनस करेंगे ताकि इक्वेशन बन सके। तो ये मैंने आपको सिखाया कि इनइक्वालिटी से, यानी कि कंस्ट्रेंट से हम इक्वेशंस किस तरह बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब आप एक और यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल करवा दूँ कि, चलिए मैं एक और यहाँ पे आपको पॉइंट बता देता हूँ कि राइट हैंड साइड जो है ना, राइट हैंड साइड वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, राइट हैंड साइड कभी भी नेगेटिव ना हो। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि देखें राइट हैंड साइड अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो राइट हैंड साइड को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे, इसको पहले इक्वेशन में चेंज करें। इक्वेशन में कैसे चेंज करना है, देखिए 10x1 और -3x2 अब ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -S1, जब मैंने S1 माइनस किया तो ये इक्वल हो गई -5, यानी कि इस वाली चीज़ से कुछ माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। अब मुझे राइट हैंड साइड क्या बनानी है, नॉन नेगेटिव बनानी है ना, तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसको मैंने पॉजिटिव करना है। तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -10x1 प्लस 3x2, और ये बन गया प्लस S1 और इक्वल टू 5। तो फिर ये वाली चीज़ जो है हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, यही अगर मैं दोबारा उठाऊँ, अगर इसी वाली चीज़ को हम दोबारा पकड़ें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -10x1 और +3x2, और ये क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। आपको पता है कि नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, और ये +5 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें लेस देन और इक्वल टू के लिए हम क्या करते थे, तो लेस देन और इक्वल टू के लिए हम ऐड करते थे स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पे आ जाएगा -10x1 और +3x2 और प्लस आ जाएगा S1 और आ जाएगा इक्वल टू 5। तो अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम बनी, यानी कि ये और ये वाली चीज़ दोनों सेम बनी। तो राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव में हो तो पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें फिर इक्वेशन बना लें, या पहले इक्वेशन बना ले फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर दोनों केसेस में सेम ही आता है। हमने क्या सीखा,
हमने सीखा कि कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं और राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव हो तो फिर उसको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक हो गया। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट काम करने से पहले आप यहाँ पे एक बहुत ही मज़े की चीज़ आती है, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल से कैसे डील करना है। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल से। अनरिस्ट्रिक्ट वेरिएबल किससे कहते हैं कि देखें यहाँ पे कंडीशन लगी होती है, यानी कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट की। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, x1 हो, x2 हो, x3 हो, s1 s2, जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होते हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर किसी वेरिएबल पे ये कंडीशन नहीं लगी हुई तो उसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखें जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ होंगे ना, x1 x2 x3 s1 s2, इस तरह के ये सारे नॉन नेगेटिव होंगे। अगर कोई नॉन नेगेटिव नहीं है तो फिर उसको हम कहेंगे कि उस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, यानी कि अगर उस पर कोई कंडीशन ही ना लगी हो तो फिर उसके साथ लिख दिया जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड। और फिर इसको नॉन नेगेटिव बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है, आप इस तरह कह लें एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, ये वाली चीज़ से। और यहाँ पे वाई आई प्लस वन जो है वो इक्वल होता है वाई आई प्लस वाई आई प्लस वन, और इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव और माइनस वाई, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़। और इन दोनों यानी कि ये जो दो आंसर होंगे ना, कभी भी ये सम नहीं होंगे, हमेशा ये इनका डिफरेंस होंगे। ठीक है, हमेशा ये डिफरेंस होंगे। बाकी एग्जांपल्स में आपको इसका थोड़ा सा समझा सकता हूँ, लेकिन वो वहाँ पे जाके करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला केस आ गया। ठीक है, तो वगैरह हम अपने मेन टॉपिक पे ही रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल था ना, देखे कि ये हमारे पास अगर यानी कि ये कंडीशन अगर मैं इस तरह ले लूँ, क्योंकि देखें हमने सारे केसेस जो है ना वो यहाँ पे देखने हैं ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 10x1 माइनस x2, और ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू -5 हो जाता। अब अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो -10x1, ठीक है, और प्लस 3x2, और ये बन जाना था हमारे पास, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है ना तो ये +5 और ये चेंज हो जाना था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा, -10x1 प्लस 3x2, और यहाँ से माइनस करवाना पड़ेगा एक वेरिएबल। ठीक है, और ये इक्वल टू 5 बन जाएगा। अगर मैं x1 और x2 0 करूँ तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है, यानी कि ये फिर इस तरह की चीज़ें आगे, और इसको कैसे हैंडल करेंगे ये अलग केसेस होंगे। फिलहाल हम इतना ही अपने टॉपिक पे रहते हैं कि कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कैसे चेंज किया। अगर नेगेटिव आ जाए तो हमने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हम क्या चीज़ एक्सप्लेन करने लगे हैं, हमने ग्राफिकली मेथड में देखा था कि ये 2 डिसीजन वेरिएबल्स के लिए इजीली काम कर जाता है, लेकिन 3 या 4 डिसीजन वेरिएबल्स के लिए ये काम नहीं करता। तो हमने ग्राफिकली मेथड को अलजेब्राइक में लेके आना है, एनालिटिकल में लेके आना है, अलजेब्राइक में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ग्राफिकली मेथड में ये पता है कि कॉर्नर पॉइंट्स पे, यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, उन पे हमारा सोल्यूशन लाई करता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हम अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने लगे हैं अलजेब्राइकली तौर पर। अब अलजेब्राइक मेथड में आने लगे हैं हम। ठीक है, इसको हम लिख देंगे ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राफिकल टू अलजेब्राइक मेथड, अलजेब्राइक सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले तो हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, z इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट टू कुछ कंस्ट्रेंट दिए गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये कंस्ट्रेंट क्या होंगे, इक्वेशंस ही होती है लेकिन हमारे पास, यानी कि इनइक्वेशंस होती हैं, फिर यहाँ से हम इक्वेशंस बना लिया करेंगे, यानी कि ये इनइक्वालिटीज़ हुआ करेंगी, इनइक्वालिटीज़ हुआ करेंगी, और यहाँ से फिर हम इक्वेशंस बना लिया करेंगे, इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब ये देखें, अब फ़र्ज़ किया डिसीजन वेरिएबल 2 हो और इक्वेशंस जितनी मर्जी हो, तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं कहूँगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस, इनकी बात करने लगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर हम क्या करें कि नंबर ऑफ इक्वेशंस को
m से रिप्रेजेंट कर दें और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को n से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, हमने क्या किया, नंबर ऑफ इक्वेशंस को m से और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को n से। अब ये देखिए इनके दरमियान डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी कि अगर हमारे पास m जो है वो यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो गई नंबर ऑफ वेरिएबल से। ठीक है, और नंबर 2 पे आ जाता है अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हुई, और नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर ये लेस देन हुई इससे। अब ये देखें ये वाला सेकंड यानी कि 3 ही केसेस बनती है ना, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स से बड़ी हो, छोटी हो या बराबर हो। ठीक है, अच्छा ये वाला केस अगर मैं देखूं तो जितनी इक्वेशंस हो उतने ही वेरिएबल्स हों। जैसे हम कह लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो यानी कि 2 ही वेरिएबल्स है, 2 ही इक्वेशंस हैं, m की वैल्यू भी 2 n की वैल्यू भी 2। तो अगर मैं इनको सोल्व करना चाहूँ तो इनका एक यूनिक आंसर आएगा। क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन आएगा, यानी कि इसके लिए हमारे पास यूनिक सोल्यूशन निकल के आएगा, यूनिक सोल्यूशन निकल के आएगा। अगर देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा हों नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम 2 ले लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने 2 ले लिए और नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 ले ली हमने, तो ये हमारे पास इस तरह ही होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो ये भी आप यानी कि 2 वेरिएबल्स है और 3 इक्वेशंस है, ये भी आप इजीली सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसको सोल्व कर लें या इन दोनों को सोल्व कर लें यानी कि इसका भी सोल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये तीसरा केस आ जाता है, इसको आप समझिएगा। तीसरे केस में फ़र्ज़ किया मैं कह देता हूँ m जो है m वो 2 है और n की वैल्यू मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, देखें ना 2 लेस देन 4 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो 2 होगी, इक्वेशंस 2 होंगी। ठीक है, इक्वेशंस 2 होंगी, लेकिन वेरिएबल्स हमारे पास 4 होंगे। ठीक है, n यानी कि वेरिएबल्स हमारे पास 4 होंगे। अब इसको लेके चलने लगा हूँ मैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अब इनके हमने क्या फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। फर्ज किया मैं कह देता हूँ x प्लस 2y प्लस s प्लस टी इज इक्वल टू 7 और x प्लस वाई प्लस s माइनस टी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इक्वेशंस हैं और 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब ये देखें कि इसका मतलब है कि 2 आंसर, इन दोनों को मुझे फ्री वेरिएबल करना पड़ेगा, यानी कि ये 2 क्या है, फ्री वेरिएबल हैं। s और t क्या है, s और t नहीं, कोई दो वेरिएबल्स जो होंगे, कोई 2 वेरिएबल्स वो फ्री वेरिएबल्स हो जाएंगे। यानी कि देखें अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे s और t की कोई ना कोई अपने आप से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और अगर मुझे ys की वैल्यू निकालनी है तो फिर x और t की मुझे अपने आप से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर मुझे xt की वैल्यू निकालनी है तो y, यानी कि इसी तरह कि अगर मुझे कोई 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो मुझे अपने आप से कोई ना कोई रखनी पड़ेगी। तो यानी कि इसमें 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, 2 फ्री वेरिएबल्स। अब 2 फ्री वेरिएबल्स हैं तो फ्री वेरिएबल्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यानी कि कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं कोई एक वैल्यू रखूँगा तो उससे एक्स वाई की वैल्यू कुछ आएगी, अगर मैं कोई और वैल्यू रख दूँगा एक्स वाई की कोई और वैल्यू आएगी, कोई और वैल्यू रख दूँगा कोई और वैल्यू आएगी। तो क्योंकि रियल नंबर्स इन्फिनिट होते हैं, इतने ज़्यादा रियल नंबर्स हैं, तो जो मैं वैल्यू रखता जाऊँगा डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। अगर मैं इन्फिनिट वैल्यूज़ रख दूँ तो इन्फिनिट सोल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिट सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब उन इन्फिनिट सोल्यूशंस में से हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि ये x, y, s और t हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं x और y को 0 पुट कर देता हूँ। जब x और y 0 पुट करूँगा उस वक्त ये वाली चीज़ें 0 हो गई, 2 इक्वेशंस 2 ही वेरिएबल्स है, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि s और t का हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अब x और s को मैं 0 पुट कर देता हूँ। x और s को 0 पुट किया तो ये वाले 0 हो गए, इनको सोल्व करूँगा, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास y और t का आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या कर दूँ कि
एक्स और टी को ज़ीरो कर दूँ, एक्स और टी को मैंने ज़ीरो कर दिया, एक्स और टी ज़ीरो हो गए, तो यहाँ पे दो कौन से बचेंगे, वाई और एस बचेंगे। वाई और एस दो ही वेरिएबल्स, दो ही इक्वेशंस, और वाई और एस का यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्या करूँ, इसको भी ज़ीरो कर दिया, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ वाई और एस को ज़ीरो कर दो, किसको, वाई और एस को, जब मैंने वाई और एस को ज़ीरो किया, एक्स और टी का आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ एस और टी को ज़ीरो कर दो, एस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैंने इनको ज़ीरो कर दिया एस और टी को, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ वाई और टी को ज़ीरो कर दो, वाई और टी को अगर हमने ज़ीरो कर दिया, वाई और टी को ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पे एक्स और एस की वैल्यू कोई ना कोई निकल आएगी। तो बस यही पॉसिबल केसेस बनते हैं। अब कैसे पॉसिबल केसेस बनते हैं, देखें, ये हमारे पास चार चीज़ें हैं, और यहाँ चार चीज़ों में से मैंने दो वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं कि जिनको ज़ीरो करना है, और दो या ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास, अगर आप इस टू को वो तसव्वुर करें कि जिनको हमने ज़ीरो, तो फिर ये वाला देखा जाएगा। और अगर आप इन टू को वो तसव्वुर करें कि जिनका हमने सोल्यूशन निकालना है, तो फिर ये वाली चीज़ें आ जाएगी। आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी टू है, ये भी टू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इससे कैंसिल, 3 2 बार 6, तो आंसर कितना आता है 6। तो देखिए 6 पॉसिबिलिटीज़ ही बनी, और ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। और अगर हम इसका इन जनरल फार्मूला लिखें, देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा एम हमारे पास इक्वेशंस थी, क्या थी, एम इक्वेशंस थी, ये सारा हम कॉर्नर पॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। एम इक्वेशंस थी, एन वेरिएबल्स थे, और हमारे पास एम लेस देन एन था, एम लेस देन एन था। तो हमने क्या किया, देखें एन ग्रेटर है ना, एन क्या है, बड़ा है, एन क्या है, बड़ा है, तो एन क्या है, बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि यानी कि आप ये देखें, टू लेस देन था फोर से, ठीक है, टू लेस देन था फोर से। अब मैं क्या करूँगा कि जितनी इक्वेशंस हैं, जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल्स करने के लिए मैं वेरिएबल्स में से टू माइनस कर दूंगा, ठीक है। यानी कि बराबर करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसमें से टू माइनस कर दूंगा। यानी कि इन चीज़ों को बराबर करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं इसमें से इस m को माइनस कर दूंगा। तो n माइनस एम, ये वाला मैंने चीज़ कर दी, ठीक है। यानी कि इस तरह ये चीज़ कर दी। अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास तीन इक्वेशंस और चार वेरिएबल्स होते, तो फिर मैं क्या करता, मैं इन चीज़ों को माइनस करने के लिए 4 माइनस 1 करना होता फिर मुझे। हाँ, अब ये देखें, अगर हमारे पास यानी कि अब ये देखें, ये मैंने आपको एज एग्जांपल, ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, बल्कि ये देखें, अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और चार वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये केस है, तो फिर मैं क्या करता कि मैं 4 में से 3 माइनस करके आंसर कितना आता है, 1 आता। तो एक वेरिएबल जो है उसको ज़ीरो कर दिया करता, ठीक है। यानी कि देखें, x प्लस वाई प्लस जी प्लस टी इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जी प्लस टी इज इक्वल टू 0, और x प्लस टू वाई प्लस 7 जी और प्लस टू टी इज इक्वल टू 9। ये तीन इक्वेशंस है, चार वेरिएबल्स है ना, तो एक दफ़ा मैं x ज़ीरो कर दूंगा। जब x ज़ीरो कर दूंगा तो यहाँ से x ज़ीरो हो गया, तीन वेरिएबल्स तीन ही इक्वेशन, इजीली सोल्यूशन निकल सकता है। x ज़ीरो कर दिया तो y जी टी की वैल्यू निकल सकती है यूनिकली। अगर मैं y ज़ीरो कर दूंगा तो x जी टी की वैल्यू निकल सकती है। अगर मैं z ज़ीरो कर दूंगा तो x y टी की वैल्यू निकल सकती है। और अगर मैं t ज़ीरो कर दूंगा तो x y जी की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। तो ये फार्मूला के ज़रिए भी हम देख सकते हैं कि फोर हमारे पास टोटल क्या थे, फोर हमारे पास वेरिएबल्स थे, लेकिन हमने सिलेक्ट कितने करने हैं, हमने सिलेक्ट एक एक को ज़ीरो किया है, तो 4C1 आंसर 4 ही आएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह कर सकते हैं कि टोटल 4 वेरिएबल्स थे, लेकिन हमने क्या करने हैं, तीन तीन का हमने कम्बिनेशन बनाना है, तीन तीन में 4C3 का भी आंसर 4 ही आएगा, ये भी हमारे पास 4 ही बनेंगे, ठीक हो गया। यानी कि ये वाली चीज़ इस तरह भी आप देख सकते हैं। अब ये देखें, अब जिनको हमने ज़ीरो किया है ना, जिनको हमने ज़ीरो किया है उनको हम कहते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। और यानी कि ये ज़ीरो किए हैं नॉन बेसिक, ये जो सोल्यूशन आएगा इसको फिर हम नाम देंगे, यानी कि इन वालों को नाम देंगे बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स। अगर ये ज़ीरो कर दिया है तो ये नॉन बेसिक है,
और ये बेसिक होगा, ये नॉन बेसिक, ये बेसिक, ये नॉन बेसिक, ये बेसिक, ये नॉन बेसिक, बेसिक, नॉन बेसिक, बेसिक, नॉन बेसिक, बेसिक। और यहाँ से जो सोल्यूशन आया करेगा ना, इसका सोल्यूशन या इसका जो सोल्यूशन आएंगे उनको बेसिक सोल्यूशन का नाम दिया जाता है, बेसिक सोल्यूशन का नाम दिया जाता है, ठीक है, उनको बेसिक सोल्यूशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले इनकी जो वैल्यू आया करेंगे ना, उनको हम कॉर्नर पॉइंट का नाम देंगे, यानी कि इनकी जो वैल्यू यहाँ से निकल के आया करेगी ना, उनको हम कॉर्नर पॉइंट का नाम दिया करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये अब हम एक एग्जांपल करते हैं, वहाँ से हमें ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएगी। चलें जी, हम ना एक छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे ही उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें कि हमारे पास एग्जांपल है एक MDA ताहा साहब की बुक से कि मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 और प्लस 3x2, ठीक हो गया। और सब्जेक्ट टू हम कंस्ट्रेंट्स लिख लेते हैं। सब्जेक्ट टू हमारे पास आ गया 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 4 और x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 5 और आ गया x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स आ गए। अब अगर इनको इक्वेशंस की फॉर्म में जल्दी जल्दी मैं लिख लूँ 2x1 प्लस x2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें s1 ऐड करूँगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसको स्लैक वेरिएबल का नाम दूंगा। इसको इक्वेशन बनाना हो तो इसमें भी हम ऐड करेंगे और मैं s2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ये वाला अगर आप देखें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे बन जाएगा x1 x2, ठीक है, x1 x2 s1 और s2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था तमाम वेरिएबल्स जो भी हम यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे। अब डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं। डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं, हमारे पास 2 हैं। तो m की वैल्यू कितनी है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे तो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू 2 हो गई, m की वैल्यू 2 हो गई। बल्कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है यहाँ पे देखना है हमने, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, एक और एक 2, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 2 नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। और अगर आप वेरिएबल्स देखें कितने हैं, x1 x2 s1 s2 और 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने हैं, 4। ये तो इनइक्वालिटी है ना, और ये बता रहा है कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो दो इक्वेशंस हैं और 1 2 3 और 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 2 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे, इनको ना हम ग्राफिकली भी देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। जी मैं दोबारा लिखने लगा हूँ कि मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 और सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 4 और x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 5 और x1 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थे। यहाँ से हमने क्या इक्वेशंस बना ली, 2x1 प्लस x2 और प्लस s1 इक्वल टू 4 हो गया। और यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, x1 प्लस 2x2 और प्लस s2 इक्वल टू 5 बन गया। नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो कितने हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 फ्री वेरिएबल्स हैं और उनको हम 0 किया करेंगे। तो सबसे पहले 4c2 का आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे कैंसिल 6 आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। अब यानी कि एक दफ़ा हम क्या करेंगे, पहले देखें मैं क्या करता हूँ कि x1 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब इनको 0 कर दिया x1 और x2, तो x1 की वैल्यू देखें ऊपर जब 0 0 कर दिया तो क्या बन गया, 0 प्लस s1 इज इक्वल टू 4, ये 0 कर दिए तो क्या बन गया, 0 प्लस s2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ गई, s1 इज इक्वल टू आ गया, s1 इज इक्वल टू 4 आ गया और s2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, 4,5। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, x1 को 0 कर देता हूँ और अब s1 को कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने 0 कर दिया तो ये पहला तीसरा 0 हो गया। तो यहाँ से यानी कि 0 प्लस x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से क्या आ गया, 0 प्लस x2
और प्लस 0 और इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या x2 की वैल्यू निकल आई 4 और यहाँ से अब ये देखें x1 और s1 को हमने 0 किया था, x1 और s1 को हमने 0 करना था और ये x1 0 हो गया और यहाँ पे s2 बचेगा 2x2 और प्लस s2 भी बचेगा क्योंकि s1 को हमने s2 बच गया। अब यहाँ पे देखें तो हमने किसकी वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी निकल गया, या 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस s2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा s2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 2 8 माइनस s2 की वैल्यू आ गई -3। तो ये हमारे पास क्या बन गया x2 की आगे 4 और इसकी आगे -3। ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ चलती जाएगी। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब पहला यानी कि इसको 0 रख दिया, ठीक है, इसी तरह इसको 0 रख दिया। अब हम x1 और s2 को 0 रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा 0 प्लस x2 प्लस s1 0 नहीं रखा और इज इक्वल टू 4 और नीचे वाला क्या बन जाएगा 0 प्लस 2x2 प्लस 0 और इक्वल टू 5। यहाँ से नीचे से x2 की वैल्यू 5/2 आ गई, ठीक है, और ये वैल्यू जब ऊपर पुट करूँगा तो निकल आएगी s1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, 4 2 8, 8 में से 5 गए 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3/2 और 5/2, ठीक है, और 3/2 और 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5 और 3/2 1/5 होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 2.5, 1.5, ये वाली इस तरह चीज़ है। इसी तरह आप सारे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x2 और s1 को जब हम 0 पुट करेंगे, यानी कि x2 को s1 जब आएगा हमारे पास 0, तो हमारे पास x2 s2 का आंसर आएगा 2,3। ठीक है, ये टेबल मैं आगे बना दूंगा, यानी कि ये सारा हमने ना कर लिया, बारी बारी सारे हमने कर देने हैं 6 के 6 पॉसिबल। अब अगर इसी को मैं ग्राफिकली मेथड के थ्रू मैं लेके चलूँ, यानी कि इस वाले को जब हम इसको ग्राफिकली मेथड के ज़रिए लेके चलते हैं ना, देखें तो अब मैं ग्राफिकल मेथड बनाने लगा हूँ। कंस्ट्रेंट्स को ड्रा करें, 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 4 था और x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 5 था और x1 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये दोनों नॉन नेगेटिव है। और यहाँ पे देखें इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये आ जाएगा 2x1, यानी कि इस ग्राफ बनाने के लिए ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर 2, यहाँ पे 2 पे आएगा, ओवर 4 यहाँ पे 4 पे आएगा और ये हमारे पास एक इस तरह की लाइन आ जाएगी। इसको बनाना चाहूँ ओवर 5 पे चला जाएगा, ओवर 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, 2.5 पे आ जाएगा। यानी कि ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे बनाते हैं। और इन दोनों का ग्राफ अंदर को है तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला ये मैंने आपको सिखाया हुआ है ग्राफिकल मेथड। अब ये पॉइंट्स हमें मिलते हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स है और 5वां और 6ठा ये भी तो कॉर्नर पॉइंट्स है ना हमारे पास। तो टोटल हमारे पास 6 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे थे। अब देखें कितने टोटल 6, और यहाँ से भी हमारे पास 6 निकल के आएंगे, 1 2 3 और इसी तरह 3 और 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती थी, 6 कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो मैं आपको ना डब्बा दिखा देता हूँ तो बना के, तो चलिए जी हम डब्बा बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे नॉन बेसिक वो होंगे जिनको हम 0 रखेंगे, ठीक है, नॉन बेसिक वो होंगे जिनको हम 0 रखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम x1 और x2 को 0 कर देंगे, फिर हम x1 और s1 को 0, फिर x1 और s2 को, फिर x2 और s1 को, और फिर हम x2 और s2 को, और लास्ट पे हम s1 और s2 को 0 कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे बेसिक वेरिएबल्स जो कि सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स जो कि नॉन ज़ीरो होंगे, जिनका आंसर नॉन ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ s1 कोमा, यानी कि जब इनको 0 कर दिया s1 कोमा x2 और इसका, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास x2 s2, यहाँ पे ये वाले आगे, बाकी जो बचे थे वो कौन से थे, वो x2 और s1 था। यहाँ पे आ जाएगा x2 और s2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 और s1, और लास्ट पे क्या आ जाएगा x1 और x2, ठीक हो गया। अब इनका यहाँ पे हम बेसिक सोल्यूशन लिखने लगे हैं, जो कि हमारे पास एज रिक्वायर्ड आंसर आया। वो क्या है 4,5 है, वो क्या है 4,-3 है, वो क्या है डाई और डेट, और क्या है 2,3 है, और क्या है 5,-6 है, और 1,2 है। अब ये देखें और इनसे एसोसिएटेड कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे।
अगर हम इनको कॉर्नर पॉइंट्स का नाम दें यानी कि ABCD की फॉर्म में, ठीक है, तो आप इनको नाम देख सकते हैं ABCDEF, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएटेड कॉर्नर पॉइंट्स कह लें, एसोसिएटेड कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखिए हमने कॉर्नर पॉइंट्स कर लिए, इसको A का नाम दे दें, इसको B का, C का, D का, E का और F का नाम दे दिया। अब हम देखेंगे कि यह फिजिबल है कि नहीं, क्या ये फिजिबल। तो जो यहाँ पे जो पॉइंट जो है वो तमाम कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करेगा ना, वो फिजिबल होगा। जो तमाम को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो फिजिबल नहीं होगा। अब ये भी फिजिबल होगा, ये भी फिजिबल होगा, ये भी फिजिबल होगा, ये भी फिजिबल होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ये फिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उससे बाहर है, ठीक है। ये जो रीजन में आ रहे हैं ना कॉर्नर पॉइंट्स, वो फिजिबल होंगे क्योंकि वो सारे कंस्ट्रेंट को सारे, लेकिन ये फिजिबल नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, ये फिजिबल है कि नहीं, ये पूछा गया यहाँ पे। तो ये यस होगा, ये नो होगा, ये भी यस, ये भी यस, ये नो और ये यस, ठीक है। अब देखें, अब ये तमाम पॉइंट्स उस z वाले फंक्शन में पुट करके देखें। तो z फंक्शन क्या था हमारे पास, z था 2x1 + 3x2। पुट करके देखें। सबसे पहले 4 2 बार 8 जमा 3 5 बार 15, 8 जमा 15, अब ये देखें कि x1 और x2 इनका मतलब क्या है, ये 0,0 है, क्योंकि हमने कहा है कि ये 0 वाले पॉइंट है, यानी कि x1 भी 0, x2 भी, ये भी 0,0, ये भी 0,0, ये भी 0,0, ये भी 0,0 है और ये भी 0,0 है। अब x1 की जगह यानी कि अब यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और x2 की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो 0,0 पुट करूँगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आंसर आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वैल्यू कह लें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ऑब्जेक्टिव वैल्यू यानी कि z का जो आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 4 है। 0 और 4 पुट करें, 0 पुट किया 0 हो गया, 4 पुट किया 4 3 बार 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 बार 12। लेकिन ये हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे भी ये लगा दें लाइन और ये भी लाइन लगा दें, क्योंकि ये हमारे पास फिजिबल ही नहीं था। जो फिजिबल है उनको देखते हैं। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है और ये x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। तो 0, ये तो 0 हो गई, 2.5 पुट करें, 2.5 पुट किया हमने, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 × 5/2, 5 3 बार 15/2, तो ये हमारे पास 7.5 आ जाएगा। इस पे 7.5 आ गया। अब ये पुट करें, x2 0 हो गया, x1 2 हो गया, 0 और 2 तो 2 बार 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ये इनफिजिबल है। और इसमें अगर हम देखें तो ये x1 और x2 1 और 2 है, 2 1 बार 2 और 3 2 बार 6, 2 जमा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। और हमने क्या करना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये मैक्सिमाइज का था, तो इनमें अगर आप देखें तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, वो 8 वाली आ रही है। तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा इसकी वैल्यू। और ये किस पॉइंट पे आ रही है, इस पे, कि जब हमारे पास x1 और x2 जो है वो 1,2 है। तो ये हमने क्या देखा, हमने पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करके हमने ये वाला यानी कि उस पर देख लिया। अब यहाँ पे ना एक और मज़े की बात देखें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस n से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ इक्वेशंस 10 है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 20 हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है, यानी कि 20C10 बन जाएगा। इतने कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे तो 6 कॉर्नर पॉइंट्स आए थे ना, ये हमने कैलकुलेशन की थी, तो यहाँ पे इतने कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। और ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1,84,756। इतना ज़्यादा इसका लेंथ ही आंसर आ रहा है। तो इतने कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे टोटल। फिर उसमें से फिजिबल कितने होंगे, नॉन फिजिबल कितने होंगे, उन पे क्या क्या आंसर आते हैं, किन किन को ज़ीरो कर, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास। तो फिर ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल, कौन इतने कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करे। हम तो 6 को करने पे 43 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है, यानी कि एक तरीका सिंपल सा समझाने के लिए। तो फिर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो फिर इसका एक एफिशिएंट मेथड आया जो कि कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करता है और हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। तो वो हमारे पास है सिंपलेक्स मेथड, और इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वह लाजमी पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।